हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित क्यों रही? इसके कारणों की पहचान करें। ए है नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि, बी है ज़्यादातर नेता संपत्तिशाली वर्ग से आते थे, सी है नए पेशेवर वर्गों की प्रमुखता और डी है मुस्लिम लीग से संबंधित नेताओं का बढ़ता प्रभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए, बी और सी तीनों सही है। नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित रही। इसका प्रमुख कारण था दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी थे। नरमपंथी में समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु यह उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें तथा उनके उपचार का प्रयत्न करें। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई। कथन 2 है, सुधार आंदोलनों ने मूलतः हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने के प्रयास किए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। यह मूलतः राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसकी उद्घाटन बैठक दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित की गई थी। इस बैठक में हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने का प्रयास किया गया। इस सम्मेलन में कुलीनवादी तथा बहु विवाह की निंदा करते हुए अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया। बाल विवाह का विरोध करने के लिए, शपथ लेने के लिए, लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय उदारवादी संघ, स्वराज दल में आदि संवैधानिक पार्टी थी। 1923 के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय उदारवादी संघ पराजित होती है, वहीं स्वराज दल 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीतकर एक बड़े दल के रूप में उभरी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय ने कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में रहते एक बड़ी अभिलाषा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दे सकूं। कांग्रेस ने एक पुस्तिका प्रकाशित करके ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की निंदा की और उसे अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहा। उसकी मांगों को अज्ञात में छलांग लगाने से तुलना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय सरकारी अधिकारियों एवं नौकरों को कांग्रेस में शामिल होने या उससे संपर्क रखने पर रोक लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस आंदोलन का। भारत में 1914 से लेकर 1923 के वर्षों के मध्य कांग्रेस आंदोलन बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलनों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा इसके माध्यम से कांग्रेस आंदोलन चलता रहा। कांग्रेस आंदोलन ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में जबरन भर्ती किए जाने पर अंग्रेजों का विरोध किया। 1916 में कांग्रेस में नरम और गरम दल तथा मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। 1916 में होम रूल ने अपनी मांगों को आगे बढ़ाया तथा लगभग 1918 तक यह शिथिल पड़ गए। कांग्रेस ने चंपारण, अहमदाबाद मिल, खेड़ा के माध्यम तथा रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस स्थान पर फूट पड़ी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन के समय फूट पड़ी थी। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी या उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद हुआ था। सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को मंदगामी अवस्थापन नाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी से साम्राज्यवादियों को छोड़कर नरमपंथी, साम्यवादी तथा स्वराजवादी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1907 में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1907 में। अगला प्रश्न है, सन 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंदगामी अवस्थापन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साम्राज्यवादी। अगला प्रश्न है, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था तथा इसका पहला अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ।
1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगें थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगें विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत का प्रारंभ, प्रशासनिक सुधार और निष्ठावान चरित्र था। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, सर दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोग समकालीन भारतीय समाज के सबसे अधिक प्रगतिवादी व्यक्ति और सच्चे देशभक्त थे। ये भारतीय समाज को सुधारने का भरसक प्रयत्न करते रहे। इन लोगों ने 1886 में एक लोक सेवा आयोग नियुक्त करवाया और 1892 में भारतीय परिषदों का अधिनियम पारित करवाया। दोनों से ही लोगों में निराशा हुई और मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने जनपद सेवा के लिए इंग्लैंड तथा भारत में एक ही समय में परीक्षा कराने की मांग की। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए विल्बी आयोग भी नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, विदेशी राज्य से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य है, यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपिन चंद्र ने। विपिन चंद्र ने लिखा है कि विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह देशभक्ति का कार्य है। विपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहासकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1878 में। 1878 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें देसी भाषा व अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसी वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश समाचार पत्र पर लागू हुआ था। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र कानून आर्म्स एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था। उसी वर्ष सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने के लिए डैश भी लागू किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1878 और देसी प्रेस अधिनियम। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1878 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1882 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1878 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित जनसभा कौन सी थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैंड होल्डर सोसाइटी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित जनसभा कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी थी। 1870 से 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। अगला प्रश्न है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने नरमपंथी साम्यवादी स्वराजवादी के लोग कांग्रेस से संबंधित थे। संगठन के प्रारंभिक नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने 1925 में अपनी आत्मकथा अ नेशन इन मेकिंग में लिखा था एवं 1879 में द बंगाली नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित किया। 1889 में बम्बई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में भागीदारी की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1889 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है ए.ओ. ह्यूम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1885 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डफरिन। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक नेता ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा अ नेशन इन मेकिंग 1925 के शीर्षक के साथ लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस.एन. बनर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गईं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1917 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था?
पहला है जॉर्ज यूल, दूसरा है एओ ह्यूम, तीसरा है सर हेनरी कॉटन, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा, एओ ह्यूम और रविंद्रनाथ टैगोर। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। एओ ह्यूम और रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन सिद्धांत की औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिद्धांत के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इस सिद्धांत ने भारतीय पूंजीपतियों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये कथन असत्य है। भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उठाया। नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड भारत को रक्त रंजित कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को भारत की गरीबी तथा भारत में ब्रिटिश शासन के बुनियाद को बुराई बताया। कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में इसे उठाया। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक में धन निष्कासन को ही आधार बनाया है। अगला प्रश्न है, रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई। निम्न में से कौन इससे जुड़ा नहीं हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना 1851 में हुई। इस सभा से जुड़े नेताओं में दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोंजी, एस बंगाली तथा आर.के. कामा थे। अगला प्रश्न है, निकास सिद्धांत के प्रतिपादक रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की थी, अर्थात ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया। नौरोजी ने भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पर लेख लिखा। नौरोजी ने लंदन और बॉम्बे में 1869 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित शब्द ग्रेन थ्योरी को सही ढंग से प्रतिपादित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, लंदन और बॉम्बे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1869 में। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी थी? यह पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन के असर पर एक गंभीर जानकारी प्रस्तुत करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था। हाउस ऑफ कॉमन्स के एक बार लिबरल सदस्य थे, एक प्रबल पारसी राष्ट्रवादी थे। ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के बारे में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था और दादा भाई नौरोजी सत्र के अध्यक्ष थे और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम या कॉलोनियों की तरह स्वराज का लक्ष्य भी निर्धारित किया। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।